Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learn with Sakshi पांडे। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है वाई डू वी फॉल इल। इसका मतलब कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो देखते हैं कि हम क्यों बीमार पड़ते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि टोटल इस चैप्टर में हमें सिर्फ दो ही टॉपिक्स पे ध्यान देना है। एक है हेल्थ और दूसरा है डिसीज़। यानी सबसे पहले हमें स्वास्थ्य पे ध्यान देना है और उसके बाद बीमारियों पे, ठीक है, कि किस तरह से फैलती हैं, कितने तरह की होती हैं, क्या इलाज होते हैं, ये सब। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक यानी कि हेल्थ पे। तो अगर हमसे कोई जनरली पूछता है तो हम बोलते हैं कि हमारे अंदर कोई भी बीमारी नहीं है तो हम हेल्थी हैं। पर ये डेफिनेशन गलत है। सही डेफिनेशन हमें दी है डब्ल्यू एच ओ ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। उन्होंने कहा है कि हेल्थी होना हम तब कहते हैं ऐसी स्टेट में जब हमारा फिज़िकल, मेंटल और सोशल तीनों तरह से हम फिट हो। यानी फिज़िकली भी कोई बीमारी ना हो, मेंटली भी हम प्रॉपर, कोई एंजाइटी ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई प्रेशर ना हो, स्ट्रेस ना हो, तब हम मेंटली फिट होते हैं। और साथ ही साथ हमारा सोशली भी, जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए। हम सोशली भी फिट होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे हम गुड हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है बैलेंस डाइट। यानी जो भी हम खा रहे हैं उसमें सारे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, सारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, सब कुछ जो भी हमारी बॉडी के लिए एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स है वो सब मिलने चाहिए। हमें मिल्क भी लेना चाहिए, साथ ही साथ फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, और साथ ही साथ हमें प्रॉपर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर योगा, हमारी हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे स्वच्छता होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमारे में कोई बेमतलब का स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं कि हमारे फैमिली रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, हमारे पास फ्रेंड्स होने चाहिए जिससे हम अपने दिल की बात शेयर कर सकें। साथ ही साथ हमारी नींद, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी नींद सफिशिएंट हो, यानी 6 to 8 आवर्स की नींद हमें रोज़ लेनी चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स थे कि किस तरह हम गुड हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन में दिया है कि क्या है। सबसे पहला कि कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई अननेसेसरी एंजाइटी नहीं होना चाहिए, कोई सोशल या साइकोलॉजिकल टेंशन नहीं होना चाहिए, खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जीवन का मज़ा उठाना चाहिए, और साथ ही साथ अच्छे से काम करने की और हर काम में अपना दी बेस्ट देने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा है एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जिसमें हम फिज़िकली, मेंटली और सोशली तीनों तरह से फिट हों। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारा फिज़िकल और सोशल एनवायरनमेंट सही होना चाहिए, तभी हम सोशली फिट रहेंगे। फिर हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होना चाहिए, हमारे पास पैसे होंगे तभी हम हेल्थी खाएंगे, अपनी क्लीनलीनेस को मेंटेन कर पाएंगे, हाइजीन को अच्छा रख पाएंगे, और साथ ही साथ सोशल इक्वालिटी और हार्मनी भी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं डिफरेंस कि हेल्दी और डिसीज़ फ्री में क्या अंतर है, कि हेल्थी रहना और बिना किसी बीमारी के रहने में क्या इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थी का मतलब हम क्या कहते हैं कि हम फिज़िकली, मेंटली और सोशली हर प्रकार से ठीक रहें। पर डिसीज़ फ्री का मतलब बस यही होता है कि कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम हेल्थी की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल की बात नहीं करते, हम उस इंडिविजुअल से रिलेटेड उसकी सोशल एनवायरनमेंट को भी देखते हैं, यानी उसकी पूरी सोसाइटी को भी शामिल कर लेते हैं। पर जब हम डिसीज़ फ्री की बात करते हैं तो हम सिर्फ उस इंडिविजुअल की बात करते हैं, अब थोड़ी ना देखेंगे कि उसके सोसाइटी वाले डिसीज़ फ्री है या नहीं। पर जब हम हेल्थी की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि उसका सोशली यानी उसकी सोसाइटी कैसी है, क्योंकि ये भी इसका एक फैक्टर है। बट डिसीज़ फ्री में है कि कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो अब बीमारी नहीं है तो वो तो सिर्फ इंडिविजुअल की बात है। यानी अगर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो डिसीज़ फ्री और उसके सोसाइटी को भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसका मतलब हेल्थी। अब ज़रूरी है कि इंडिविजुअल के पास गुड हेल्थ है, यानी अगर उसकी सोसाइटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो उसके पास अच्छी हेल्थ हुई। पर जो डिसीज़ फ्री है वो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास गुड हेल्थ हो या पुअर हेल्थ। यानी अगर कोई हेल्थी है, यानी कि वो फिज़िकली, मेंटली और सोशली तीनों तरह से फिट है, तो फिर वो डिसीज़ फ्री है। पर अगर वो डिसीज़ फ्री है तब ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्थी है। हो सकता है वो डिसीज़ फ्री हो पर उसके अंदर कोई टेंशन हो, उसका सोशल प्रेशर हो, तो वो हेल्थी नहीं कहलाएगा, ठीक है। यानी कि जो डिसीज़ फ्री है वो हेल्थी तो नहीं है, बट जो हेल्थी है वो डिसीज़ फ्री है। तो हमें हेल्थी बनने की कोशिश करनी चाहिए, डिसीज़ फ्री तो ऐसे भी हम बन सकते हैं।
So, when a person is affected by a disease, either the normal functioning or the appearance of one or more systems of the body changes for the worse. यानी जब भी हमारा कोई भी बीमारी होती है तो बीमारी कब होती है, जब शरीर का हमारा एक या एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम नहीं करते हैं, तभी हमें बीमारी हो रही है। और यही चीज़ फिर साइंस दिखाते हैं। अब कोई भी हमारा बॉडी पार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन नहीं करेगा तो हमारे पेट में दर्द होगा, यानी वो एक साइन है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, वो भी एक साइन हो जाएगा। यानी कोई भी जब बॉडी पार्ट हमारा काम नहीं करता है तो हमें कुछ साइंस दिखते हैं और इन्हीं साइंस को हम कहते हैं सिम्पटम्स। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप ऑफ डिसीजेस। तो हमने पढ़ा था बायोलॉजी में कि किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए हमें बेसिस चाहिए, तो ठीक इसी के भी दो बेसिस होते हैं। पहला टाइम पीरियड कि कितने टाइम के लिए वो बीमारी रह रही है, और दूसरा कि उसका स्प्रेड कैसे हो रहा है, किस तरह से वो बीमारी फैल रही है, क्या उसके एजेंट्स हैं, किसकी वजह से हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड से दो होते हैं, एक होते हैं एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट यानी कि जो लेस टाइम के लिए रहे, और क्रोनिक यानी कि जो मोर टाइम के लिए रहे, यानी कभी कभी तो लाइफ टाइम के लिए भी रह जाते हैं। और यही स्प्रेड जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़, और जो नहीं फैलते उन्हें हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। अब हम आते हैं सबसे पहले वाले टाइप पे, यानी कि एक्यूट डिसीज़। तो वो डिसीज़ जो काफ़ी कम पीरियड के लिए रहती है वही कहलाती है एक्यूट डिसीज़, और वो ठीक हो जाने के बाद हमारे सारी बॉडी के पार्ट्स वैसे ही काम करने लग जाते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो रहते हैं, और ये हेल्थ पे कोई लंबा इफेक्ट भी नहीं दिखाते। यानी ठीक होने के बाद हमारी बॉडी वापस पहले जैसी फंक्शनिंग स्टार्ट कर देती है। जैसे कि कफ कोल्ड या कॉमन कोल्ड जब भी हमें होता है, बस मैक्सिमम 1 वीक तक रहता है, और उसके बाद हमारी पूरी बॉडी पहले जैसे काम करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे टाइफाइड जो है ये भी ऐसे ही होता है। शुरू शुरू में हमारा होश हवास हम खो बैठते हैं, वॉमिटिंग होती है, फीवर होता है, पर जब एक बार हम प्रॉपरली हेल्थी हो जाते हैं, 1-2 हफ्ते में, 15-20 दिन में, उसके बाद हम अच्छे से हेल्थी हो जाते हैं, हमारी पूरी बॉडी वापस पहले की तरह काम करने लग जाती है। फीवर में भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक हो जाने के बाद हमारी पूरी बॉडी पहले की तरह अच्छे से फंक्शन करने लग जाती है। अब आती है क्रोनिक डिसीज़ की बारी। तो क्रोनिक डिसीज़ वो होती है जो कि लंबे टाइम के लिए लास्ट करती है, और कभी कभी तो लाइफ टाइम के लिए भी। ठीक है, और ये हेल्थ पे बहुत ही ड्रास्टिक यानी बहुत ही बुरे प्रभाव डालती है। जैसे कि एक बीमारी हो गई एलिफेंटियासिस। तो ये इंसान आपको दिख रहा है, तो इसके पैर में देखिए किस तरह से इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा मसल्स आ गए हैं, दिखने में भी आपको अजीब लगता है, और साथ ही साथ जिनको होता है उनके लिए तो पूछिए ही मत। तो फिर ये बीमारियाँ जो होती हैं ये लाइफ टाइम के लिए होती हैं, इनका कोई ऐसा क्योर नहीं है कि ये ठीक हो जाती है, और एक बार हो गई तो अब ये हमारे हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव डालेंगे, और कभी भी हमारे जो बॉडी के फंक्शंस है पहले जैसे काम नहीं कर पाएंगे। और ट्यूबरकुलोसिस भी कुछ ऐसा ही होता है, ये भी एक क्रोनिक डिसीज़ है। एक बार हो जाता है तो एकदम ड्रास्टिक इफेक्ट दिखाता है हमारे हेल्थ पे। स्किन कैंसर भी ऐसा ही होता है, क्रोनिक डिसीज़ होता है, एक बार हो जाता है तो बहुत गंदा इफेक्ट दिखाता है। अब हम आते हैं टाइप्स कि उन कैसे स्प्रेड होते हैं, उस बेसिस पे कितने टाइप्स हैं। तो उस पर 2 होते हैं, एक होते हैं इन्फेक्शियस और दूसरे नॉन इन्फेक्शियस। जो एक इंसान से दूसरे इंसान में चले जाए वो इन्फेक्शियस, और जो ना जाए वो नॉन इन्फेक्शियस। Diseases which spread from an infected person to a healthy person through air, water, food, vectors, physical contact और sexual contact। यानी जो भी डिसीजेस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती हैं, यानी इन्फेक्टेड इंसान से हेल्थी इंसान में, एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स, इन सब की मदद से उन्हें ही हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ या फिर कम्युनिकेबल डिसीज़। जैसे कि हमारा कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीसल्स, टाइफॉइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, एड्स, ये सारी बीमारियां इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे बीमारियों का क्या कॉज होता है। तो इन बीमारियों का कॉज होता है पैथोजेंस, यानी कि जो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआस और वॉर्म्स, इन सब की वजह से जो भी बीमारियां होती हैं हम कहते हैं कि ये बीमारी पैथोजेन की वजह से हुई है। कुछ होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से, यानी मदर फादर की जीन्स में कोई प्रॉब्लम हो।
कुछ होते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में ज़्यादातर होते हैं रेस्पिरेटरी, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए वैसा। कुछ में हो जाता है कि बॉडी पार्ट्स का मैल फंक्शनिंग, यानी वो अच्छे से काम नहीं करती, जैसे कि पैरालिसिस। पैरालिसिस में भी ऐसा ही होता है, हमारे बॉडी का कोई हिस्सा काम करना बंद कर देता है। और कुछ बीमारियां जो हो जाती हैं वो होती है अंडर नरिशमेंट की वजह से। हो सकता है किसी को एडिक्यूट न्यूट्रिएंट्स, एडिक्यूट नरिशमेंट ना मिले, इस वजह से उसकी हेल्थ कंडीशन पुअर हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़। अभी हमने देखी थी इस चीज़ को, बस हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि क्या कॉजेज़ होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि एक इंसान से दूसरे में आसानी से फैल जाए, वो होती हैं ये होती है पैथोजेंस की वजह से। तो पैथोजेंस क्या है? तो पैथोजेंस वो ऑर्गेनिजम्स है जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं, और वेक्टर्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो कि उस डिसीजेस को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, यानी जो डिजीजेस कॉज करेगा वो है पैथोजेंस, और जो स्प्रेड करेगा वो है वेक्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी बीमारी किस किस इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से होती है। तो वायरसेस से होने वाली बीमारी है हमारी कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीसल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस, इस तरह से बीमारियाँ। फिर बैक्टीरिया से होती है कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टीटनस, एंथ्रेक्स, फूड पॉइजनिंग वगैरह वगैरह। फिर फंजाई से होती है हमें स्किन इन्फेक्शंस, प्रोटोजोआ से मलेरिया, काला आजार, अमीबिक डाइजेंट्री, उसके बाद होता है स्लीपिंग सिकनेस, और फिर लास्ट में आता है वर्म्स, जिससे हमें इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, यानी पेट में इंटेस्टाइन में कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और साथ ही साथ एलिफेंटियासिस भी वर्म्स की वजह से होता है। अब हम देखते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी वो डिसीज़ेस जो कि एक इंसान से दूसरे में नहीं फैलती हैं। सो द डिसीजेस विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। यानी वो डिसीज़ जो एक इंसान से दूसरे में ना फैले, उन्हें ही कहा जाता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। तो अब इनके भी तो कुछ कॉजेस होते हैं कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं होती, तो ये होती किस वजह से है? तो सबसे पहला है डिफिशियंसी। हो सकता है किसी विटामिन या न्यूट्रिएंट या हार्मोन की कमी की वजह से हो जाती है कभी कभी, जैसे कि डायबिटीज़ हार्मोन्स की कमी की वजह से हो जाता है, स्कर्वी भी हो जाता है न्यूट्रिएंट्स के लैक से। फिर एलर्जिक कुछ हो जाती है कि एलर्जी हो जाती है हमें फॉरेन एलिमेंट्स के, हम जब हमारे बॉडी में आते हैं तब एलर्जी हो जाती है हमें। कैंसर जो होता है वो भी नॉन कम्युनिकेबल होता है। तो ये हो जाता है कुछ टिश्यूज़ का अनकंट्रोल ग्रोथ। कुछ टिश्यूज़ जब अनकंट्रोल यानी उनको कंट्रोल ना किया जाए ऐसी ग्रोथ करने लगते हैं तो हो जाता है कैंसर। फिर मेंटल डिसऑर्डर भी कुछ ऐसा ही होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब कुछ इसमें आ जाते हैं। फिर आता है एडिक्शन। तो एडिक्शन में अगर हमें अल्कोहल या ड्रग्स लेते हैं उससे भी हो जाती है हमें बीमारियाँ। फिर आती है डीजेनरेटिव। तो ये हो जाती है जब कोई हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो मैल फंक्शनिंग यानी अच्छे से काम नहीं करता। तो सारी जो हार्ट डिसीजेस होती है वो सब डीजेनरेटिव होती है, यानी वो हार्ट के मैल फंक्शनिंग से होती है। अब हम देखते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ेस जो है इनके एजेंट्स कौन है। तो इनके एजेंट्स होते हैं वायरस, इनके एजेंट्स होते हैं वर्म्स, यानी ये जो रिंग वर्म हुआ है इसके लिए आपने एड में बहुत सारे देखे होंगे, दाग इसे कहा जाता है। फिर बैक्टीरिया भी इसके एजेंट्स होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से भी होता है। और जो हमारा एक्ने होता है वो हो पाता है स्टैप्लिकोस बैक्टीरिया से। ठीक है, फिर प्रोटोजोआ से भी होता है। फिर काला आजार हमने सुना है, एस्केरिस सुना है। अब हम देखते हैं कि ये डिसीजेस स्प्रेड किस वजह से होते हैं, यानी क्या इनके मीन्स है जिससे ये स्प्रेड हो रहे हैं। तो सबसे पहला मीन्स है एयर से, यानी हवा से। हम खांसते हैं तो बोला जाता है कि मुंह पे हाथ रख के खांसा करो, क्यों? क्योंकि उसमें से जर्म्स है वो हवा के माध्यम से हो सकता है किसी और को बीमारी हो जाए, जैसे कि एयर से फैलने वाली बीमारी है कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस और निमोनिया। ये सारी बीमारियां जो हैं वो सब एयर से फैलती हैं। और आजकल में हम देख सकते हैं कोविड-19, तो वो भी एयर से थोड़ा सा फैल जाता है। अब हम आते हैं वाटर, यानी कुछ बीमारियां वाटर से भी फैलती हैं, जैसे कि कोलेरा, अमीबिक डाइजेंट्री, ये सब वाटर से, यानी गंदा पानी पीने से, या हो सकता है किसी का जूठा पानी पीने से ये सब हो जाता है। फिर आता है वेक्टर्स।
तो वेक्टर्स कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे कि कुछ मॉस्किटोज या कुछ फ्लाइज की वजह से, जैसे कि मॉस्किटोज से होने वाली है मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, ये सब होते हैं मॉस्किटोज से। और फ्लाइज में आ जाता है टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, डाइसेंट्री, ये सब होता है फ्लाइज की वजह से, क्योंकि वो कहीं कहीं से आके अगर हमारे खाने पे बैठ जाती है तब भी हमें कोई बीमारी हो जाती है। और कुछ बीमारी होती है सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, जैसा हो जाता है हमारा एड्स, ठीक है। और एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यानी अगर किसी को एड्स है और उसका ब्लड हमने ले लिया तो भी हमें भी हो सकता है। अगर किसी मदर को है तो उसके बेबी को भी हो सकता है। अब वो कॉन्टैक्ट्स जो कि एड्स नहीं फैलाते, तो एड्स हाथ मिलाने से नहीं फैलता, छींकने से नहीं फैलता, और साथ ही साथ यूटेंसिल्स बर्तन शेयर से भी नहीं, ये सब चीज़ों से ये नहीं फैलता है, ठीक है। कॉजियल कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो सबसे ये नहीं फैलता। वॉश योर हैंड्स आफ्टर पेटिंग एनिमल्स और टचिंग एनी सर्फेसिस दे कम इनटू कांटेक्ट विथ। तो एक आपको सलाह दी जाती है कि जब भी आप किसी पेट एनिमल्स को छुएं तो उसके बाद आप अपना हाथ वॉश कर लें। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक वायरस होता है, ठीक है, बीमारी होती है रैबीज, इसी की वजह से बोला जाता है, इसी से प्रिवेंशन के लिए, कि जब भी किसी पेट एनिमल के कांटेक्ट में आओ तो उसके बाद अपने हैंड वॉश अच्छे से करो। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट करने के दो तरीके होते हैं। कोई भी बीमारी होती है तो दो तरीके होते हैं उसको ठीक करने का। पहला कि हम उस डिसीज़ के इफ़ेक्ट्स को कम कर दें, यानी उसके जो सिम्टम्स है उसको कम कर दें, उसके सिम्टम्स देखें और फिर उस सिम्टम्स को कम करने की कोशिश करें। और दूसरा है कि जो भी माइक्रोब्स उस डिसीज़ को कॉज कर रहे हैं उसको एकदम किल कर दे। पहला कि हम उसके इफ़ेक्ट को कम करें और दूसरा उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दे। तो एक एक करके समझते हैं क्या होता है। टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ द डिसीज़, यानी कैसे हम किसी डिसीज़ का इफ़ेक्ट कम करें। दिस कैन बी डन बाय taking medicines to bring down the effects of the disease like fever, pain or loose motions etc. and by taking bed rest to conserve our energy। यानी कोई भी बीमारी हो रही है जिसके हमारे सिम्टम्स है फीवर, पेन या लूज मोशंस, तो हम क्या करते हैं, हम दवाइयाँ ले लेते हैं और हम आराम करते हैं। तो ये हो गया कि हम उस डिसीज़ के इफ़ेक्ट को कम कर रहे हैं, कैसे, दवाइयाँ लेके और आराम करके। अब हम देखते हैं माइक्रोब्स को कैसे किल करते हैं। तो ये हम करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक ले लेते हैं या फिर हम कुछ वैक्सीन्स ले लेते हैं जिससे वो हमारी बीमारी ठीक हो जाती है, बीमारी फैलाने वाले जो माइक्रोब्स हैं वो मर जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ जनरल वेज दिए हैं प्रिवेंशन के। पब्लिक हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का सैनिटरी सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम सब ठीक ठाक हो। प्रॉपर और सफिशिएंट फूड मिलना चाहिए हर किसी को। ये जो एयरबॉर्न डिसीज़ेज़ हैं इनको बचाने के लिए कभी भी हमें भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए। वाटरबॉर्न डिसीज़ेज़ से भी हम बच सकते हैं अगर हम सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करें तो। और साथ ही साथ अगर हम वेक्टर बॉर्न डिसीज़ेज़ की बात करें तो उससे भी अगर हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे तो ना ही वहाँ पे कोई मॉस्किटो या फ्लाई आएगी और ना ही कोई बीमारी फैलेगी। तो अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन पढ़े। तो अब देखते हैं कि इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ को प्रिवेंट करने के लिए किस तरह के वेज होते हैं। तो इसके लिए दो वेज होता है, पहला जनरल और दूसरा स्पेसिफिक, यानी कुछ आम वेज और कुछ स्पेशल वेज। तो स्पेसिफिक वे क्या होता है? द स्पेसिफिक वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिसीजेज इम्यूनाइजेशन बाय टेकिंग वैक्सीन, यानी अगर हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करनी है किसी बीमारी से बचने के लिए तो हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, यानी अपने इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं वैक्सीन्स लेके, ठीक है, क्योंकि वैक्सीन्स हमें इम्यूनिटी देती हैं और इम्यूनिटी देती है जिससे हम इन्फेक्शियस डिसीज़ से बच सकें, जैसे कि टिटनस के लिए होता है, डिप्थेरिया के लिए होता है, कफ के लिए होता है, मीसल्स के लिए होता है, पोलियो के लिए होता है। अब देखते हैं, आवर बॉडी हैज़ एन इम्यून सिस्टम विच फाइट्स माइक्रोब इन्फेक्शन, यानी हमारे बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है जो कि इन इन्फेक्शन से लड़ता है। व्हेन दिस सिस्टम फर्स्ट सीज एन इन्फेक्टियस माइक्रोब इट किल्स द माइक्रोब एंड रिमेंबर्स इट। जब भी ये किसी अननोन फॉरेन माइक्रोब को देखता है हमारी बॉडी में तो उससे लड़ाई करता है और मारता है। तो कौन करता है ये काम करते हैं WBCs, हमारे बॉडी के सोल्जर्स, वही ये काम करते हैं। सो
इफ़ द माइक्रोब एंटर्स द बॉडी द नेक्स्ट टाइम इट रिस्पॉन्ड्स टू वाइगोरसली। एक बार जब हम कुछ कर लेते हैं तो दूसरी बार उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो एक बार जब हमारी बॉडी अच्छे से उसे लड़ लेती है तो दूसरी बार वो और अच्छे से कर पाती है जब वो बीमारी हमें फिर से होती है। तो वैक्सीन्स मिमिक द इन्फेक्शियस माइक्रोब, स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज़। तो वैक्सीनेशन की प्रोसेस में हम उसी बीमारी के यानी उसी वायरसेस को डालते हैं, पर या तो वो बहुत डेड होते हैं या फिर वो बहुत कमज़ोर होते हैं, यानी जिन्हें हमारी बॉडी बड़े आसानी से हरा सकती है। और एक बार अगर हमारी बॉडी ने हरा लिया तो दूसरी बार उसके लिए हराना बहुत आसान होता है। तो ये होता है इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस। सो नाउ थैंक यू, wish you like the video, thanks for watching the video।